गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जितने क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से डिफर करता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर साइज़ की, तो जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो जनरली स्मॉल देखने को मिलता है। जो साइज है, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका साइज जो होगा वो जनरली लार्ज साइज देखने को मिलेगा। और अगर हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यहाँ पर हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वह जो न्यूक्लियोइड है इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nucleoid is not surrounded by a nuclear membrane. Not surrounded by nuclear membrane. और यहाँ पर हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो क्रोमेटिन है दैट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब आगे डिफरेंस देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो तीसरा डिफरेंस है, यहाँ पर हमें जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं, दे आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली जो सेल ऑर्गेनेली हैं दे आर नॉट प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, तो जो सेल ऑर्गेनेली हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है दोनों के बीच, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें मोर देन वन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। मोर देन वन क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवाइड करता है, तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड करता है बाय द डिवीजन ऑफ, यहाँ पर डिवीजन होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू जो सेल है डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन कैसा है, ये एक सेल है, ये एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर इक्वली डिवाइड करेगा। बाइनरी का मतलब, फिजन का मतलब टूटना। जब एक सेल दो सेल के अंदर टूट जाएगा, यही सेल टूट जाएगा दो सेल के अंदर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो इसके अंदर का मटेरियल है दोनों सेल के अंदर। तो इस टाइप के डिवीज़न को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं बाय द बाइनरी फिजन। डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिवीज़न होता है। ये जो सेल है डिवाइड करते हैं बाय द, दो प्रोसेस हमने पढ़े थे। सेल डिवाइड करता है बाय माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, इनके थ्रू जो है यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्लांट सेल और आ जाएंगे यहाँ पर एनिमल सेल। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल की ये जो बाहर वाली है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इस यहाँ पर हमें इसकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर इस तरह से सीलिया देखने को मिलते हैं।
और ये सिलिया हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट के लिए। और यहाँ पर हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो सिंगल नंबर में प्रेजेंट होता है और ये भी हेल्प करता है इन द मूवमेंट। और यहाँ पर हमें सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हमें ये सेल का साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस। तो अगर सेल के पास गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो उसकी लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखते हैं। अब अगर बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी की, या गोल्जी अपरेटस बोल दो, ये जो गोल्जी बॉडी है इनका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। तो हमने पढ़ा है गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। इनका फंक्शन होगा, ये रोल प्ले करती है इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो सेल के अंदर मटेरियल है उसको पैक करने में रोल प्ले करेगी। सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको मॉडिफिकेशन करती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये रोल प्ले करती है सिक्रीशन का, सिक्रीट करती है जहाँ पर भी मटेरियल जो सिंथेसाइज हुआ है उसको अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने का काम करती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर सेल के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी तो उसकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें पैकेजिंग ऑफ मटेरियल देखने को नहीं मिलेगी। जो मटेरियल है वो पैक्ड नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी सेल की, तो इस तरह से सेल के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इज नॉट अकर। और साथ ही साथ अगर हम बोल सकते हैं कि जो फूड है या जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि सिक्रीशन नहीं होगी, जहाँ पर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा वो प्रॉपर अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से गोल्जी अपरेटस रोल प्ले करता है इन द सेल। आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑर्गेनेली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनेली आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है और इसका जो नंबर है सेल के अंदर वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सेल कहाँ पर सेल की लोकेशन है और कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है, रोल प्ले इन द रेस्पिरेशन। सेल के अंदर रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन करता है तो यहाँ पर ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। एनर्जी रिलीज्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो जो जिससे सेल मेम्ब्रेन बनती है, लिपिड एंड प्रोटीन, वो सेल के अंदर कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, तो हम उसके लिए हमने स्ट्रक्चर देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। इट रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो यहाँ पर हमने दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, एक पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से ये रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और जो दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट रोल प्ले इन द सिंथेसिस ऑफ फैट या लिपिड की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, सिंथेसिस ऑफ फैट। तो इस तरह से जो जिससे सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटेड मटेरियल लिपिड एंड प्रोटीन है, ये कौन सिंथेसाइज करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही इन दोनों की सिंथेसिस होती है। तो हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ये किस तरह से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को ऑब्टेन करता है और उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा और ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज़ द फूड पार्टिकल और ये जो इसके दिस इज़ द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो हेल्प करते हैं अमीबा को मूवमेंट करने के लिए। तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होगा तो स्यूडोपोडिया मूव करते हैं टूवर्ड्स द फूड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर जो फूड स्यूडोपोडिया है वो कवर कर देते हैं फूड को, इस तरह से फूड को कवर कर देते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा और यहाँ पर आ जाता है फूड। दिस इज़ द फूड को कवर कर देते हैं और इस तरह से फूड को एंगल्फ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फूड को एंगल्फ कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से वेसिकल बना देते हैं और ये जो वेसिकल है इन वेसिकल को हम वेसिकल बोल दो या फिर हम इनको फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल वेसिकल से लार्ज साइज़ के होते हैं तो यहाँ पर ये सिंथेसिस करते हैं फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं और सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अमीबा है वो डायरेक्ट अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही फूड को एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही डायरेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं जो थ्रू सेल मेम्ब्रेन अमीबा जो है अपने फूड को टेकअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस अब हमने देख लिया है ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट होती है वाटर की या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल। ये एक सोल्यूशन है और यहाँ पर हम देखते हैं इसके बीच में इस तरह से सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर 100 ml वाटर है और यहाँ पर हमारे पास 50 ml वाटर है और इस 100 ml वाटर के पास मान लो यहाँ पर 10 ग्राम, यहाँ पर हाँ 10 ग्राम सॉल्ट या सोल्यूशन को 10 ग्राम सॉल्ट या शुगर है और इसके पास भी मान लो 10 ग्राम सॉल्ट या शुगर है। तो यहाँ पर जो वाटर है वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। द ऑस्मोसिस को हम बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं, मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, of low concentration through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane. तो इस तरह से ऑस्मोसिस को हम बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है।
तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं जो लॉन्गेस्ट सेल है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नर्व सेल. नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलता है. दिस इज़ द नर्व सेल और ये इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से. ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का. और यहाँ पे इसकी बॉडी है और ये इसका एक्सॉन होता है, स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द बॉडी पार्ट. और सबसे इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही अगर हम स्मॉलेस्ट सेल देखते हैं, दैट इज़ द स्पर्म सेल. जो स्पर्म सेल है वो सबसे छोटे सेल है और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है. और अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम लार्जेस्ट सेल देखते हैं तो लार्जेस्ट सेल यहाँ पर होते हैं जो एग सेल है. एग सेल वो लार्जेस्ट सेल होगा और जो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म सेल होंगे और लॉन्गेस्ट सेल यहाँ पर नर्व सेल है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल इज. यहाँ पर बात की गई है कि जो बैरियर है बाहर के एनवायरनमेंट का विद प्रोटोप्लाज्म, इन एनिमल सेल की बात की गई है. तो हमें पता है ये एक सेल है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब एनिमल सेल है तो जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है. और प्रोटोप्लाज्म टर्म हमने पहले ही क्लियर कर दी है कि प्रोटोप्लाज्म जितना भी लिक्विड या जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, उस टर्म को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. तो प्रोटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट को यहाँ पर बैरियर का कौन यहाँ पर बैरियर बना हुआ है, तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं आएगा क्योंकि एनिमल सेल की बात की गई है. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं आएगा. टोनोप्लास्ट ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं, जो लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं इनकी इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट. तो ये भी नहीं होगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज़ द डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द एनवायरनमेंट. तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है. और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल सेल इज़ डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल इन द अब्सेंस ऑफ. तो ऐसा क्या है जो एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ये हमें दोनों सेल के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल. गोल्जी बॉडी, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल. अब अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल. हमें ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का रोल फंक्शन क्या होता है, इट प्ले रोल इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है और एनिमल जो है फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते. तो प्लांट के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है. तो ये एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट है, विद इन अ सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज. अगर हम सेल के अंदर देखें तो जो रेस्पिरेशन की साइट है वो क्या होगी. तो हमने देखा है रेस्पिरेशन जहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन होगी फूड की और एनर्जी जहाँ पर रिलीज़ होगी. तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी उस प्रोसेस को वो कौन सा ऑर्गेनली है जहाँ पर एनर्जी सिंथेसाइज होती है. तो राइबोसोम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनली है जहाँ पर रेस्पिरेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर दी सेंटर फॉर. राइबोसोम है, सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है और ये जो राइबोसोम है ये दोनों के दोनों सेल के अंदर देखने को मिलता है.
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल के अंदर देखने को मिलता है राइबोसोम। और इस राइबोसोम का इसको हम किसके लिए सेंटर है? क्या ये रेस्पिरेशन के लिए सेंटर है, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस? अब यहाँ पर राइबोसोम की बात की गई है, तो राइबोसोम को अगर हम देखते हैं तो ये सेंटर होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है राइबोसोम को। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू।